आइए क्लास 9th के बच्चों, पिछले लेक्चर में यानी 27 जून के लेक्चर में हमने फिजिक्स के मोशन चैप्टर यानी गति के अध्याय में हमने क्वेश्चंस किए थे। और इसके पहले क्वेश्चन क्या किए थे हमने ध्यान से देखिए। पहले ये हेडिंग पढ़े थे पिछले दिन, आवर्तकाल का सूत्र, और आवर्तकाल पर हमने सवाल भी किए थे, याद होगा, ये क्वेश्चन किया था। आज हम चूंकि अब एनसीईआरटी के बुक का सारा थ्योरी खत्म हो चुका है, अब हम लोग बचे हुए एनसीईआरटी के अभ्यास के सवाल करेंगे और एक्स्ट्रा बुक के भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का आइए किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कोई कार का चाल समय ग्राफ दिया है। कौन सा ग्राफ दिया बच्चों? चाल समय ग्राफ। और आपको दो चीजें बतानी है। पहला सवाल, पहले इस ग्राफ को पढ़ना समझ लीजिए, ग्राफ पढ़ा कैसे जाता है। इसमें ग्राफ है कौन? तो ग्राफ समझ लीजिए कौन है, पहले तो ग्राफ जान लीजिए। ग्राफ बेटा ये है ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? चाल और समय का ग्राफ है। कार का चाल समय ग्राफ है, यही ग्राफ है लाल वाला। बात समझ में आ गया? और कई बच्चे मन में ये भ्रम पालते हैं कि ये जो ग्राफ है यही ग्राफ कण का रास्ता है। तो गलत सोच रहे हो। ये ग्राफ चाल और समय का आपस में रिलेशन है, संबंध है, ना कि कण के चलने का रास्ता है। ऐसा ना समझो, कण तो सरल रेखा में चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन उसका चाल समय जैसे जैसे बदल रहा है वो इस हिसाब से बदल रहा है। चाल किस हिसाब से बदल रहा है? इस हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से। तो ये चाल समय का ग्राफ है बच्चों, ना कि कार का रास्ता है। बेटा ये कार का रास्ता नहीं है, कार के चाल और समय का ग्राफ है भैया। ये कण कार के रास्ते को नहीं बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? जैसे अगर बात करें, जब समय की वैल्यू 2 सेकंड है तो चाल बताइए कितनी है। तो आपको 2 के ऊपर यहां जानी पड़ेगी ग्राफ में, कट जहां करेगा वहां से वाई अक्ष चाल वाले पर लंब डालेंगे तो जो ये आएगा यही इतना चाल है। 4 से थोड़ा ज्यादा है। 4 सेकंड पर चाल बताइए कार का। तो 4 सेकंड पर आप ऊपर जाइए, ग्राफ को जहां कट किया वहां से वाई अक्ष पर लंब डालिए। तो चौथे सेकंड पर चाल बताओ कार की 6 मीटर पर सेकंड। गाड़ी का कांटा कितना बताएगा? 6 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 6वें सेकंड पर ऊपर जाइए, ग्राफ में यहां काटा, यहां से वाई अक्ष पर लंब डालिए, इस पे डालिए। देखिए चाल वाले अक्ष पर यहां काटा, कितना आ रहा है? 6 से थोड़ा ज्यादा। तो 6वें सेकंड पे चाल बढ़ के 6 हो गया। अच्छा ये बताइए 8वें सेकंड पे चाल बढ़ के कितना हो गया? वो 6 ही है। 10वें सेकंड पे चाल कितना है? वो भी 6 ही है। यानी एक चीज ये भी यहां से समझ में आ रहा है, ग्राफ देख के ये पता चल रहा है कि 6 सेकंड के बाद चाल हमेशा 6, 7वें सेकंड पर भी चाल 6, 8वें सेकंड पर भी चाल 6, 8.5वें सेकंड 8.5 पे यहाँ पे भी चाल 6, 9 पर भी चाल 6, 9.5 पर भी चाल 6। मतलब 6 सेकंड के बाद उसका चाल बदला ही नहीं। 6ठे सेकंड के बाद उसका चाल 6 6 6, यानी 6ठे सेकंड के बाद गाड़ी ऐसे करके नहीं चला रहा है, उसकी चाल 6 6 6, कांटा 6 पे ही बता रहा है। तो इसमें एक चीज ये भी पूछा है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को बताता है? ये वाला उत्तर आप पहले दे देंगे। तो आइए पहले बी ही पार्ट कर लिया जाए बेटा, बी वाला पार्ट ये आप जल्दी बता लेंगे। एक समान गति का पूछा है, कौन सा भाग, ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को बता रहा है? पहले बताओ एक समान गति किसे कहते हैं?
परिभाषा पढ़ाए। एक समान गति का मतलब चैप्टर में नोट्स पलट के देखिए, कार की ऐसी गति जब उसकी चाल ना बदले तब उसकी गति एक समान गति होगी। एक समान गति का मतलब जब चाल ना बदले, चाल ना बदले। तो बताओ बच्चों, चाल ना बदले ऐसा कब से कब तक हुआ? जब समय 6 सेकंड है, 6 से लेके आगे तक, 6 सेकंड के बाद अगर ध्यान दें तो ग्राफ से साफ साफ नजर आ रहा है। आइए दोबारा समझा देते हैं। पहले बताओ कण का ग्राफ कौन सा है बेटा? ग्राफ तो ये है आपका, लाल वाला ले लेते हैं, चलो ये है ग्राफ बेटा, ये ग्राफ दोबारा सही से बना देते हैं। ये है ग्राफ बेटा, ये ग्राफ। अब बताना है कि कौन सा भाग ग्राफ का कार की एक समान गति को बताता है। सबसे पहले सवाल ही छोड़ो, ये बताओ क्या ये कार का रास्ता दिखा रहा है? ना ना ना, ये कार का चाल समय ग्राफ है। अगला पूछा है ग्राफ का, इसी ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को बताता है? एक समान गति का मतलब क्या होता है? वहां लिखा है चाल ना बदले। ऐसा कौन सा ग्राफ का हिस्सा है जिसमें चाल नहीं बदल रहा है, यानी एक समान गति है? बड़ी आसानी से, जैसे यहां पे देखो चाल कितना है, 2वें सेकंड पर। कांटा कितना बता रहा है? तो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। 2वें सेकंड पर बेटा कहां जाओ? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ग्राफ को यहां काटा, यहां से यहां मिलाओ। कितना है चाल 2वें सेकंड पर बेटा? 4 से थोड़ा ज्यादा, 4 से थोड़ा ऊपर है। चौथे सेकंड पे चाल बताओ, तो चौथे पे ऊपर जाओ, ग्राफ को जहां काटा वहां से चाल वाले अक्ष पर लंब डालो। तो चौथे सेकंड पे चाल बताओ 6 मीटर पर सेकंड, यानी चाल हर समय बदल रही है। चौथे सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड, 2वें सेकंड पर 4 से ज्यादा, 6वें सेकंड पर चाल बताओ कितना है? 6 से थोड़ा सा ज्यादा, मान लो 6.2, मान लीजिए 6.2। अच्छा ये बताइए, ये बीचों बीच है तो 7वां सेकंड होगा, 6 और 7 के बीच में 6.5 होगा। 6.5वें सेकंड पर चाल बताइए तो 6.2। 7वें सेकंड पर चाल बताइए तो ऊपर जाइए, ग्राफ पे यहां काटा, यहां से वाई अक्ष पर लंब डालिए, फिर से 6.2। 7.5वें सेकंड पे चाल बताइए, ऐसे 6.2। 8वें सेकंड पे चाल बताना है तो ऊपर जाइए, ग्राफ को जहां काटे वहां से चाल अक्ष पर लंब डाल दीजिए। तो हर समय चाल क्या आ रहा है? 6.2, 6.2। 6 के बाद तो समय t इक्वल टू कितने के बाद बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? समय t बराबर 6 सेकंड के बाद चाल नहीं बदला है। तो बताओ कौन सा ग्राफ का हिस्सा कौन सा है जो एक समान गति को दर्शा रहा है? वो है t बराबर 6 सेकंड के बाद वाला भाग। एक समान गति कौन है? t बराबर 6 सेकंड के बाद वाला, मतलब यहां से लेके बेटा, यहां से लेके कहां तक का ग्राफ? यहां तक का, जो कि 6 सेकंड से बाद का ग्राफ। तो ये हो गया कि बाद वाला ग्राफ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आ जाइए वापस पहले वाले पोर्शन पर, किया जाए सॉल्व। बी वाला पार्ट आपको पहले हो गया, आइए ए वाला पार्ट किया जाए। ए वाले में क्या पूछ रहा है? 4 सेकंड में कार कितनी दूर जाएगा? 4 सेकंड में तय दूरी बताना है। 4 सेकंड में तय दूरी कैसे बताओगे बेटा? आपको चाल और समय का ग्राफ दिया है, दूरी किसे कहते हैं पढ़ाया गया है। चाल समय ग्राफ का जो, चाल माने वेग समझ लो, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही हमें दूरी या विस्थापन देता है।
चाल समय ग्राफ जो ये है, इस ग्राफ का किस अक्ष से? समय अक्ष से बधा हुआ जो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बेटा क्या कहलाता है? यही क्षेत्रफल, यही हमको क्या देगा? दूरी या विस्थापन देगा। दूरी का सूत्र बताइए क्या है? दूरी कौन होता है? दूरी बताइए, दूरी निकालना ना। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी का सूत्र होता है, याद रखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, चाल और समय ग्राफ का, चाल समय ग्राफ का किसके साथ? चाल समय ग्राफ यही है चाल समय ग्राफ, यही तो है ना भैया ग्राफ। तो दूरी किसके बराबर होती है? चाल समय ग्राफ का समय अक्ष से बधा हुआ ये जो क्षेत्रफल है, समय अक्ष से, चाल समय ग्राफ का किस अक्ष से? समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यही बताएगा दूरी। अब दूरी क्या बतानी है? कहां से कहां तक? 4 सेकंडों में कितनी दूरी चली है? तो 4 सेकंड में तय दूरी बतानी है, तो क्षेत्रफल कहां तक का लोगे? 4 सेकंड तक। 4 सेकंड तक का क्षेत्रफल देखना, यहां से लेके यहां टाइम क्या है बेटा? यहां पे समय की वैल्यू 0, यहां पे समय की वैल्यू कितनी है? 4 सेकंड। यहां से लेके यहां तक किसका क्षेत्रफल? चाल समय ग्राफ का। चाल समय ग्राफ यहां से यहां तक कहां से कहां तक है? ये देखो, चाल समय ग्राफ का कहां से कहां तक बच्चों? ध्यान से देखिएगा, यहां तक, इस पॉइंट में ध्यान से देखिएगा, थोड़ा करीबी मामला है, ध्यान से देखिएगा। आपको थोड़ा सा बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक, कोई बात नहीं। यहां तक का बेटा 4 सेकंड देखो ना, 4 सेकंड का मतलब है यहां तक का, यहां से यहां काट रहा है बेटा। ये थोड़ा सा इस लाइन से बेटा ऊपर है, थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर है। यहां तक का टोटल हमें क्या लेना है? वेग समय ग्राफ का, चाल समय ग्राफ का, वही समय अक्ष से। समय अक्ष मतलब ये है समय अक्ष। समय अक्ष बेटा कौन है? ये वाला। इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये पूरा थोड़ी ना क्षेत्रफल लेना है, 4 ही सेकंड में तय दूरी निकालनी है। तो 4 सेकंड में ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यही तो निकालना है आपको, ये वाला क्षेत्रफल बेटा। बात समझ में आ गई होगी, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? बड़ा समस्या है भाई, कई लोग के मन में एकदम डरावने से बातें आ रही हैं। आपको प्रॉपर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसको रेड कलर से कर देते हैं, लीजिए। यहां से लेके ये सब बेटा यहां तक, ये क्षेत्रफल हमें चाहिए। चाल समय ग्राफ का समय अक्ष से, ये समय अक्ष 4 सेकंड तक गिरा हुआ क्षेत्रफल ये चाहिए। तो अब व्यू आ रहा होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा क्षेत्रफल हमको चाहिए, कैसे निकालोगे? अब दिक्कत कहाँ है बताइए? ये क्षेत्रफल निकालना आसान नहीं है। वजह क्या है? ये ना तो त्रिभुज है, त्रिभुज होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे 2। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है बेटा, ये भुजा सीधी है, ये भुजा सीधी है, ये मुड़ रही है। तो क्या ये त्रिभुज है? ध्यान से देखिए, क्या ये त्रिभुज है? ये भुजा सीधी, ये भुजा सीधी, और ये ऐसे है, तो क्या ये त्रिभुज है? त्रिभुज ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ये तीसरी भी एक रेखा होनी चाहिए। ये तो वक्र है, ऐसे मुड़ रहा है। तो ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, ये तो ऐसे मुड़ रहा है। तो ये डिजाइन त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। तो भैया यहाँ पर आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे एक अनुमान से हम क्षेत्रफल बताएंगे। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो रेखा ही है, ये भी है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मिला देंगे बेटा। हम लोग ये वाले त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। हम लोग ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला। अभी आप कलर भी कर लीजिएगा कॉपी में। यहां से नाम रख देते हैं इस बिंदु का O,
ठीक है, ये t बराबर 0, यहाँ O है, इस बिंदु का नाम क्या है O, और यहाँ पर इस बिंदु का नाम A, यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या रख दे रहे हैं B। तो OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो लमसम चाल समय ग्राफ का 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच समय अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होगा। लगभग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले एरिया के क्या दिख रहा है, बराबर ही तो दिख रहा है, लगभग लगभग बराबर है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसका निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये वक्र है। तो ऐसे दशाओं में हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लगभग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आइए, ये क्षेत्रफल माने किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, बहुत आसान, बराबर के नीचे बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बेटा, आधार गुणे लंब बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2। चलो बताओ बच्चों प्यारे प्यारे, 1/2 को 1/2 समझ में आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब बटे 2। 1/2 को 1/2 समझ में आया। जरा बताइए त्रिभुज के आधार की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 4। तो आधार की लंबाई हो गई 4, आधार हो गया। लंब की लंबाई ये बताओ, ये कितनी है, ये कितनी है बेटा, ये देखो ध्यान से एकदम, अगर एक्यूरेट देखोगे तो ये बेसिकली मैंने आपको वार्न किया था, चेतावनी दिया था, ये बिंदु बेटा थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर है। तो ये जो ऊपर है ना बेटा, बताओ ये ऊंचाई, यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 6, कितनी है 6, बट ये ऊंचाई थोड़ा सा ऊपर तक लेनी है, त्रिभुज ऊपर तक है ना, वो लगभग 6 है, ना तो 8 तक गया है ना बीचों बीच है, बहुत 6 से और करीबी मामला है। तो ये जो ऊंचाई है यहां तक की वो यहां से यहीं तक के बराबर मानी जा सकती है, यहां से यहां तक की ऊंचाई यहां से यहां तक के बराबर मानी जा सकती है। और ये कितना है बेटा, 6। तो चलिए सिंपलिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब 2 दूनी 4 और 2 छक क्या 12 मीटर। भैया दूरी आया ना, दूरी का मात्रक क्या लिखना है, 12 मीटर। बात समझ में आ गया, यही आंसर है। ऐसे ही आप एग्जाम में भी करेंगे। तो दोनों पार्ट, अच्छा एक चीज और, दूरी तो निकल आया, इस अवधि में माने कै सेकंड में, 0 से लेके 4 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी को ग्राफ में रंग के दिखाइए। तो दूरी को रंगा है मैंने, यही है पूरा पूरा, यहां से लेके बेटा जो रंगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए एक बार दोबारा, यहां तक पूरा रंग के दिखाना है, यहां तक पूरा 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 पूरा, यहां तक बेटा, यहां तक पूरा, यहां तक पूरा पूरा, ये सब रंग के दिखाना है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं, ये सब रंग के दिखाना है। लेकिन क्षेत्रफल पूरे का नहीं निकालेंगे हम, ये ग्रीन वाला क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये लगभग लगभग बराबर है। तो आप रंग दिए, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए यहां, ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा क्षेत्रफल रंगिए भैया, ये है पूरा क्षेत्रफल, समझ गए आप। जिसमें हमने किसका क्षेत्रफल निकाला है भाई, निकालना तो था पूरे का, बट हमने अप्रोक्सीमेशन के लिए इस त्रिभुज का हमने क्या कर लिया, एक अपने दिमाग में इमेज बनाया कि यही त्रिभुज का निकालना है, वही माना जाएगा इस पूरे का। हालांकि एक्चुअल ज्यादा होगा बेटा, थोड़ा सा देखो इतना बच गया ना एक्स्ट्रा, एक्चुअल में दूरी थोड़ा सा ज्यादा होगी 12 मीटर से, बात समझिएगा, बट हम लोग 12 ही लिख के चले आएंगे। चलो, तो इस तरह से ये पूरा सवाल हो गया, रंग भी दिया, दूरी भी बता दिया, सब हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आइए ये वाला क्वेश्चन किया जाए, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, एक और क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, 8वें के बाद एनसीईआरटी प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन। तो आइए 9th क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है, और अगर संभव है तो हर एक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो आइए पहले की बात करते हैं, 9th का पहला ए वाला,
ये कलर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? 9th का ए दिख रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 9th का ए वाला कह रहा है ऐसा उदाहरण पेश करें, ऐसी अवस्था बताएं, क्या ये संभव है कि कोई वस्तु जिसके पास त्वरण हो और त्वरण नियत है, त्वरण बदल नहीं रहा है, त्वरण है और वो नियत है, त्वरण है और वो क्या है? फिक्स है। नियत का मतलब बदल नहीं रहा है, त्वरण है और वो नियत है। नियत हो, नियत हो का मतलब ना बदले, ना बदले। ऐसा हो कि भैया आपके पास त्वरण हो, त्वरण हो और नियत हो माने ना बदले, परंतु उसका वेग चेंज होते होते शून्य हो जाए। परंतु उसका वेग, परंतु उसका वेग, भाई त्वरण है तो वेग, त्वरण माने क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। माने त्वरण है तो वेग बदलेगा ही बदलेगा। बेटा आपको एक दिन बताए थे त्वरण माने बल समझा करो, सीधी सी बात। अगर किसी बॉडी पर बल है, त्वरण है, और आप बताओ किसी पे बल लगाओगे तो उसका वेग क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। तो यहां पर त्वरण है माने बल है, बल है तो पक्का उसका वेग क्या होगा? बदलेगा। और कह रहा है क्या उसका वेग कभी भी बदल के, उसका वेग बदलते हुए कभी क्या जीरो हो सकता है? बदलते हुए जीरो हो, क्या ऐसा संभव है? यही ये पूछ रहा है। दोबारा पढ़िए सवाल, पूछ रहा है क्या ऐसा संभव है? कैसा संभव है? क्या कि त्वरण हो, त्वरण हो माने वेग बदल रहा हो, और त्वरण नियत है मतलब एक समान दर से वेग बदल रहा है, मतलब वेग बदल रहा है कहने का मतलब। और वेग बदलते हुए कि जीरो हो जाए, ऐसा क्या संभव है? एक बार फिर से, त्वरण नियत है मतलब त्वरण है, नियत है माने कुछ है, त्वरण नियत है, त्वरण है कुछ, नियत है, त्वरण है और नियत है, त्वरण है और कुछ निश्चित है। त्वरण नियत हो, त्वरण नियत का मतलब ना बदले, त्वरण है कुछ, परंतु उसका वेग बदलते हुए क्या हो जाए? जीरो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ ऐसा संभव है, हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है, हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। बताओ कैसे संभव है बेटा? देखो, देखो यदि एक बॉल को बेटा आप जमीन से फेंकिए ऊपर की ओर, तो ये बॉल जब ऊपर जाएगी, और आप फेंकेंगे जब ऊपर की ओर, तो ये बॉल जब ऊपर जाएगी तो माता जी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा? नीचे की ओर, और धीरे धीरे इसकी वेग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका वेग अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब इसका वेग देखो छोटा सा हो गया, पिद्दी सा हो गया, छोटा सा। ये और ऊपर जाएगा तो इसका वेग, माता जी लगातार बल लगा रही है, इसका वेग और छोटा सा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका वेग क्या हो गया? जीरो। इस बॉडी का वेग क्या हो गया? जीरो हो गया। बिल्कुल ऐसा संभव है, क्यों नहीं संभव है भाई? नीचे की ओर बल लग रहा है माता जी द्वारा, तो इसका वेग क्या हो गया यहाँ पर जाके? जीरो। अब ये बताओ पूरे रास्ते में माता जी ने नीचे की ओर, नीचे की ओर जो एक बल लगाया है, माता जी का बल किधर है? नीचे। और बेटा पढ़ा चुके हैं बल की जो दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। तो त्वरण किधर है बेटा? नीचे। त्वरण किधर है? नीचे। त्वरण क्या है? नीचे की ओर। और इस त्वरण को क्या कहते हैं? जो माता जी के बल से नीचे की ओर पैदा होता है त्वरण, आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, इसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। इसे कौन सा त्वरण कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जी। और इसका मान बेटा पृथ्वी के आसपास हर जगह सेम रहता है। कितना रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछ ले पृथ्वी के आसपास गुरुत्वीय त्वरण जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार दोबारा देखिए, एक कण है, पूछा है क्या ऐसा संभव है वस्तु के लिए कि त्वरण नियत हो, त्वरण कुछ न कुछ हो और ना बदले, त्वरण होना चाहिए और ना बदले, क्या ऐसा संभव है? और उसका वेग बदल, भाई त्वरण है तो वेग तो बदलेगा, और वेग बदलते हुए क्या हो जाए? जीरो। त्वरण भी है, त्वरण है तो वेग बदलेगा,
त्वरण क्या कह रहा है, ना बदले, त्वरण नियत है ना बदले, और वेग बदलते हुए क्या हो जाए, जीरो। बिल्कुल ऐसा संभव है। देखिए यहां पर वेग बदलता जा रहा है। यहां पर वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर वेग क्या है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां पर वेग घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वेग तो जीरो हो गया, लेकिन पूरे रास्ते में हर जगह जो नीचे की ओर माता जी बल लगा रही हैं, उस बल से बेटे क्या पैदा होगा, त्वरण। तो यहां भी त्वरण है नीचे की ओर, यहां भी त्वरण है नीचे की ओर, यहां भी त्वरण है, यहां भी त्वरण है। बताओ वो त्वरण एक्सेलरेशन ए कितना है हर जगह। यहां भी माता जी कितना लगा रही हैं, जी के बराबर। जी माने 10 मीटर पर सेकंड का त्वरण नीचे पैदा कर रही है। यहां पर भी माता जी कितना बल लगा रही है, बल तो पिंड पर सेम ही लग रहा है हर जगह नीचे की ओर माता जी द्वारा, तो त्वरण भी सेम होगा हर जगह, जी जी जी। यहां पर भी त्वरण जब पहुंचा होगा पिंड, यहां पर त्वरण कितना है नीचे की ओर, जी। यहां पर त्वरण कितना है, जी। जी का मतलब क्या होता है बेटा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल ऐसा संभव है। कब संभव है वो बताना पड़ेगा, जब एक बॉल को, एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं, एक गेंद को हम कहाँ फेंकते हैं बेटा, ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब तब त्वरण पूरे यात्रा में एक जैसा रहता है। वो नीचे की ओर रहता है और जी 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 के बराबर रहता है। बिल्कुल, त्वरण त्वरण माने नीचे की ओर बल, बल तो बॉडी वही है, तो माता जी का बल बदलेगा ही नहीं, सेम बॉडी पर है, सेम बॉडी पे बल पूरे रास्ते में सेम रहेगा। और बेटा बल समान है तो एक फार्मूला पढ़े, बल मां, बल मां। अगर ध्यान से देखिए बेटा, m गुणा यहां जाके क्या हो गया, भाग। अब आप बताइए, ध्यान से अच्छे से बताइए, बल इक्वल टू मास होता है। अब बताइए मास क्या है, इस बॉडी का मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, वो कभी बदल नहीं रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है। बल भी इसमें माता जी का वो चेंज नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्यों चेंज होगा। और त्वरण कितना होगा, यहाँ जी होगा, जी ही रहेगा, जी 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 जी, हर जगह जी। त्वरण एक जैसा है। एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण हर पल कितना रहता है, एक समान, हर पल एक समान रहता है। और कितना रहता है ये भी बता दीजिए, एक समान रहता है और कितना रहता है, जी के बराबर रहता है, जी के बराबर। त्वरण एक समान रहता है और ए बराबर किसके, जी के। त्वरण किसके बराबर रहता है, ए बराबर जी के। त्वरण हमेशा नियत रह रहा है, ए बराबर जी। और चाल क्या भी हो गया चेंज होते होते, चाल जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हुआ, बिल्कुल जीरो हुआ। कहाँ हुआ चाल जीरो, चाल जीरो भी हुआ उच्चतम बिंदु पर। कहाँ पर, उच्चतम बिंदु पर हो पाया, उच्चतम बिंदु पर चाल जीरो भी हुआ, उच्चतम बिंदु पर। ये पूछ रहा था तो मैंने बता दिया ना, ये सिचुएशन संभव है बिल्कुल। त्वरण हो और वेग शून्य हो जाए, त्वरण हमेशा फिक्स है और वेग चेंज होते होते शून्य हो जाए, हो सकता है। अब आते हैं अगला पार्ट बेटा, अगला पार्ट में तैयार हो जाइए। ये एक से बढ़ के एक सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों में आते हैं ये, इससे बुद्धि और आपका विकास होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब 9th का बेटा बी पार्ट करने जा रहे हैं। आइए, कह रहा है कोई वस्तु जिसमें त्वरण है, त्वरित वस्तु है, त्वरित वस्तु माने वस्तु में त्वरण है, और त्वरण है, त्वरण है तो वेग बदलना चाहिएगा। त्वरण है, वस्तु त्वरित है, पहली बात लिख लेते हैं, वस्तु त्वरित है। त्वरित है का मतलब त्वरण है, त्वरित है का मतलब वस्तु में क्या है, त्वरण है। और बेटा अगर त्वरण है तो त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण माने वेग में परिवर्तन जरूर होगा, त्वरण है तो वेग परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों बेटा, अगर सरल भाषा में बताओ, क्योंकि त्वरण माने बल, बल है तो वेग परिवर्तन होगा, तो अगर त्वरण है तो वेग में परिवर्तन होगा। चलो कोई त्वरित वस्तु है, त्वरित वस्तु है माने वेग बदलेगा। कह रहा है कि त्वरित वस्तु माने वेग बदले। कह रहा है क्या ऐसा संभव है कि त्वरण हो वस्तु में, त्वरण हो माने वेग बदले, वेग बदले, परंतु
एक समान चाल से चले। एक समान चाल माने चाल ना बदले, परंतु कह रहा है कि भैया वस्तु त्वरित है यानी वेग परिवर्तन होगा, परंतु चाल क्या रखना है, एक समान। परंतु चाल एक समान रखना है, क्या ऐसा संभव है? परंतु चाल एक समान रखना है, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? यही तो पूछ रहा है। दोबारा पढ़िए सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए सब लोग। कह रहा है एक वस्तु जिसमें त्वरण है, वस्तु में त्वरण है बेटा, त्वरण माने बल है, बल है तो वेग बदल रहा है, ये तो कंफर्म है। कह रहा है कि एक वस्तु में त्वरण है माने वेग बदल रहा है, बल लग रहा है उसमें, धड़ाधड़ बल लग रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, बदल रहा है। कह रहा है लेकिन वो एक समान चाल से चले, वेग बदलता जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या संभव है कि चाल लेकिन ना बदले, परंतु उसकी चाल एक समान रहे। चाल क्या रहे बच्चों? चाल क्या रहे? एक समान रहे, रखना है। क्या ऐसा संभव है? तो इसका भी उत्तर है बिल्कुल हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। अब आप लोग एकदम घबरा गए होंगे, ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है बेटा, कल पढ़ाए थे, ध्यान से देखिए कैसे। बिल्कुल ऐसा संभव। कैसे? वही तो बताना है, कैसे? कैसे वेग बदले चाल ना बदले, वेग बदले परंतु चाल एक समान रखना है, ऐसा कैसे होगा? हाँ, जब वो कण किस पे नाच रहा हो? वृत्त पर। किस पे नाच रहा हो बच्चों? वो किस पे नाच रहा हो? वृत्त पर। ध्यान से देखिए, अगर यही कण है, जब वो यहाँ है तो यहाँ पर चाल मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मान लिया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे चाल तो ये हो गया। और वेग बताइए क्या आप लिखोगे? वेग बेटा ये दिशा उत्तर मानते हैं। जब ये बॉल यहाँ पर आएगी तो ये ऊपर जा रही होगी, बिल्कुल स्पर्श रेखा की दिशा में। कल एक वीडियो दिखाए थे आपको, याद होगा। तो वेग की दिशा इधर होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में। यहाँ जब पहुंचेगा तो बताओ वेग की दिशा किधर हो जाएगी? स्पर्श रेखा इधर बनेगी, इधर की ओर। अब ये बताइए, इधर से इधर जा रहा है ना, तो इधर है तो स्पर्श रेखा इधर थोड़ी ना बनाएंगे, इधर जाएगा ना, इसी डायरेक्शन में। बताइए यहाँ पे चाल कितनी है? यहाँ पे भी चाल मैंने कितना रखा है? रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो बेटा चाल ना बदल रहा है, ऐसा संभव है? वृत्तिगत में कल पढ़ाए थे, चाल वही रहे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, परंतु वेग क्यों बदल रहा है? रीजन क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है चाल भी बताओ और दिशा भी। तो पहले वेग बराबर होता है चाल प्लस दिशा। तो जल्दी से वेग बताइए यहाँ पर कितना है, जल्दी बताइए। चाल की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड, कॉमा दिशा की वैल्यू उत्तर। अब ध्यान से आप देखिए, यहां पर वेग की वैल्यू बताइए, वेग की वैल्यू यहां बताइए। वेग बराबर क्या होता है? चाल प्लस दिशा। चाल कितना है यहां पर? 10 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस चाल हो गया ना 10 मीटर, दिशा बताइए पश्चिम। अब आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए, दोनों जगह चाल का उत्तर कैसा है बच्चों? चाल का उत्तर कैसा है बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, सेम है चाल, बट वेग का आंसर प्यारे प्यारे बच्चों, वेग का आंसर अलग अलग आ रहा है। वेग में यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड पश्चिम, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड उत्तर। तो बताइए ऐसा क्या संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। तो बता दीजिए कब संभव है? जब ऐसा तब होगा जब, ऐसा तब होगा जब वस्तु कैसी गति करे? वृत्तीय गति। वस्तु वृत्तीय गति कर रहा हो, वृत्तीय गति करे, वृत्तीय गति करे, तब ऐसा बिल्कुल संभव है। अब आते हैं लास्ट वाला, यानी कौन सा पार्ट बेटा? सी पार्ट। ध्यान से देखिएगा, सी पार्ट में कह रहा है कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, एक किसी दिशा में गति कर रही है। क्या ऐसा संभव है कि एक निश्चित दिशा में चल रही हो लेकिन उसका त्वरण गति कर रही है, और त्वरण उसके माने किसके? गति के लंबवत हो। त्वरण की दिशा किसके लंबवत हो? गति। गति माने वेग बेटा। गति मतलब क्या होता है? वेग। गति का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? वेग। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है, गति माने वेग है, इधर मान लीजिए
तो क्या ऐसा संभव है कि इस वस्तु का त्वरण उसके माने किसके, गति के, गति माने वेग के, त्वरण क्या वेग के लंबवत हो, ऐसा संभव है? तो यानी इस चीज को पूछ रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? क्या पूछ रहे हैं? क्या ऐसा संभव है कि गति की दिशा माने बेटा एक निश्चित दिशा में गति गति कर रही है माने वेग है, क्या ऐसा संभव है कि त्वरण उसके माने किसके, गति, गति माने वेग की दिशा के क्या हो, लंबवत? क्या ऐसा संभव है कि त्वरण वेग के लंबवत हो? जवाब दीजिए, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। इसके एक नहीं बेटा बल्कि दो दो एग्जाम्पल है मेरे पास। इसके एक ही नहीं बेटा बल्कि हमारे पास दो दो एग्जाम्पल है। इसके हमारे पास दो दो एग्जाम्पल है, एक नहीं दो दो एग्जाम्पल है। तो पहले आ जाइए, पहला सी में पहला एग्जाम्पल ध्यान सुनिए। ऐसा तब होगा, ऐसा तब होगा जब कण क्या करे, वृत्तीय गति करे। कौन सी गति करे? वृत्तीय गति करे। ऐसा क्यों भैया? आओ समझते हैं, ध्यान से देखो, जगह कम है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह कम है, इतने में समझाना है। ध्यान से बड़े फोकस करके, कोई आपको इतने धीरे धीरे स्लोली नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको त्वरण वेग के लंबवत हो ऐसा कैसे होगा? यहां मेरा हाथ है, यहां मेरा क्या है, हाथ, और ये पत्थर है, पत्थर से रस्सी द्वारा बंधा है, ये पत्थर हाथ से रस्सी द्वारा बंधा है, और मैं ऐसे ऐसे नचा रहा हूं। आप बताइए बल किधर लग रहा है पत्थर पर? जब आप नचाते हो तो रस्सी खींच के अंदर की ओर रखते हो, नहीं तो पत्थर बाहर की ओर चला जाएगा। इसलिए बल किधर लग रहा है? केंद्र की ओर। तनाव बल, डोरी में तनाव बल, बल किधर लग रहा है बेटा? केंद्र की ओर। लेकिन वेग किधर होता है इसका? इस दिशा में ये जाना चाह रहा है, ये वेग की दिशा है। और बल किधर लग रहा है? इधर। डोरी से तनी हुई रहती है, वो चाहती है कि डोरी सुधा टूट के बाहर चली जाए। आप तान के रखते हो, बार बार तान के रखते हो, तान के अंदर की ओर बल लग रहा है। तो बल इधर है तो त्वरण भी किधर है? अंदर की ओर। त्वरण भी इधर है बेटा, त्वरण भी, जिधर बल उधर त्वरण। समझ में आ गया? जिधर बल उधर त्वरण। अच्छा, त्वरण इधर है और वेग किधर है? इस डायरेक्शन में। कल बताए थे वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अब ये बताइए, अगर ये बल ना लग रहा होता, वो सदा के लिए गोली ऐसे ही चली जाएगी। कल दिखाए थे, जैसे ही एक प्लास्टिक वाला वीडियो पिछले दिन का 27 जून का, आप जाके देखिएगा कल के लेक्चर में, एक प्लास्टिक का हटा दिए तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाएगी। इसी बल के कारण ही तो बार बार ये मुड़ रही है केंद्र की ओर। ये ऐसे जाना चाहेगी फिर मुड़ जाएगी, केंद्र की ओर बल लगा। फिर ये ऐसे जाना चाहेगी केंद्र की ओर, ऐसे जाना चाहेगी बट केंद्र की ओर बल लगा, फिर मुड़ जाएगी। ऐसे ही होता रहता है। तो बल किधर लग रहा है? केंद्र की ओर। तो त्वरण किधर हो गया? केंद्र की ओर, बट वेग ऊपर की ओर है इधर। बताओ, त्वरण की दिशा ये, वेग इधर, दोनों के बीच का कोण कितना है बेटा? 90 अंश, लंबवत है। त्वरण वेग एक दूसरे के लंबवत है, त्वरण और वेग के लंबवत है, बिल्कुल। एक दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है बेटा प्रक्षेप गति में। जैसे मान लीजिए एक पत्थर को आप यहां से फेंके आप यू वेग से, तो ये ऐसे पथ पे चलता है, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो आप एक ही लिख दीजिएगा, हाँ ऐसा तब होगा जब वृत्ति का चित्र बना दीजिएगा। सेकंड लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे एक पत्थर को ऐसे फेंका गया, तो ये पत्थर जब ऊपर की ओर जाएगा बेटा, एक लिमिट से ज्यादा ऊपर की ओर ये नहीं जा पाएगा। अब ये नीचे लौट रहा है। अब आप बताइए, इस समय ये इससे ऊपर नहीं गया है तो इसके पास और ऊपर जाने वाला वेग नहीं है, बल्कि ये आगे इधर तो जाने वाला है, जाएगा भी। यानी इसके पास वेग स्पर्श रेखा की दिशा में इस डायरेक्शन में है, वक्र तो ऐसे ही है, और इसका वेग किधर की दिशा में होगा? आप जानते हो, जब कण वक्र पर चलता है तो उसके वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है।
ये वेग की दिशा। जब कण बार बार मुड़ता है तो किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस पे खींची गई वक्र पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। तो यहां पर वेग बताओ इस कण का, ये कण है, कण का वेग बताइए किधर होगा, इधर। यहाँ पे कण यहाँ है, कण का वेग इधर है, यहाँ पर कण का वेग इधर है। बताओ इधर क्यों है? क्योंकि ये अभी आगे जाने वाला है, ऊपर तो जा ही नहीं सकता आप, क्योंकि माता जी लगातार नीचे की ओर बल लगा रही थी, चढ़ रहा था ऊपर, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। अब इसके बाद माता जी ने ऊपर चढ़ने वाला वेग पूरा खींच लिया, ताकत ही खींच लिया। अब ये ऊपर जा नहीं रहा, अब ये नीचे उतरेगा। नीचे उतरेगा मतलब आगे जाएगा, इधर जाएगा, और इधर आगे जाएगा तो बल नीचे लग रहा है तो धीरे धीरे नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा। तो बताओ वेग की दिशा यहां कैसी है, इस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन बल माता जी का किधर लग रहा है, नीचे की ओर। बल अभी भी लग रहा है नीचे, बल। और बेटा बल इधर लग रहा है तो त्वरण किधर है, वो भी नीचे की ओर, त्वरण नीचे। बताओ त्वरण और वेग के बीच का कोण यहां भी कितना है, 90 अंश। तो बताओ दूसरा स्थिति कब होगा त्वरण और वेग के बीच 90 बने, जब कोई कण धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। तो जब कोई कण पृथ्वी से किसी कोण पर फेंका जाता है, पृथ्वी से किसी कोण पर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, कोण पर फेंके, तो जब वो कण कहां पहुंचता है, उच्चतम बिंदु पर। कहां पहुंचता है, सबसे ऊंचाई वाले बिंदु पर। उच्चतम बिंदु माने जिससे ऊपर वो ना जा पाए, उस जगह पर त्वरण नीचे लग रहा है, बल माता जी का नीचे है तो त्वरण भी नीचे और वेग इधर है। तो उच्चतम बिंदु पर फेंकें तो उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। त्वरण और वेग एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। त्वरण व वेग लंबवत होंगे, वेग क्या होंगे, लंबवत। त्वरण व वेग एक दूसरे के क्या होंगे बेटे, लंबवत। त्वरण व गति की दिशा, वेग माने गति की दिशा, वेग लंबवत होंगे। क्या होंगे बेटा, लंबवत होंगे। इस तरह हमने तीनों सवालों का जिक्र किया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सवाल हमने कर लिया है। अब आते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को। आप कल से नया चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा साइंस का, ध्यान से देखिए। ये वीडियो कुछ लंबा जा रहा है क्योंकि 2 दिनों से आपने साइंस थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आज तो थोड़ा ज्यादा जाएगा ही जाएगा। पहला सवाल ध्यान से देखिए, पहले सवाल में कहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है। तो बड़ा आसान है ये बताना, ध्यान से देखो। पहले सवाल को सॉल्व करके समझाते हैं। लिखा क्या है, मीटर प्रति बटे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको लिखने का तरीका तुम भी ऐसे किया करो, मीटर बटे सेकंड की 2 घात है ना बेटा, तो इसको लिख सकते हैं सेकंड गुणे क्या, सेकंड। क्यों, सेकंड की 1 घात, सेकंड की 1 घात, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो सेकंड की क्या घात, 2 घात। मीटर बटे सेकंड के वर्ग को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए यहां पर मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक होता है। मीटर माने दूरी और सेकंड माने समय। मीटर का मतलब हो गया दूरी और सेकंड का मतलब क्या हो गया, समय। और फिर सेकंड का मतलब क्या है, समय। ध्यान से देखते जाओ बेटा, ऐसे किया करो। आप बताओ भौतिक विज्ञान में दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, चाल या वेग कहते हैं। चलो, विस्थापन बटे समय वेग है, दूरी और विस्थापन एक जैसे मान के चल सकते हैं आप। विस्थापन भी तो एक लंबाई होती है, दूरी भी तो एक लंबाई होती है। तो दूरी माने, दूरी मतलब क्या हो गया बेटा, दूरी मतलब विस्थापन। विस्थापन बटे समय क्या हो गया, वेग। दूरी बटे समय माने वेग, दूरी बटे समय की जगह क्या हो गया, वेग। इसके जगह समझ में आ गया। अब बटे समय, नीचे 1 बच गया भाई। दूरी बटे समय की जगह क्या हो गया, वेग। इस पूरे की जगह क्या हो गया, वेग। 1 समय नीचे बच गया। बताओ वेग ऊपर हो, ऊपर वेग परिवर्तन,
याद हो, ऊपर वेग परिवर्तन बटे नीचे समय, वो किस राशि की ओर जाता है? त्वरण। तो ये स्पष्ट हो गया, ये किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। ठीक है, अब आ जाइए अगला, वेग और समय ग्राफ का ढाल बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। वेग और समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? त्वरण बताता है बेटा। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। ये है वेग अक्ष और ये कौन सा अक्ष है बेटा? समय अक्ष। और इसमें वेग समय ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा, ये मान लीजिए ग्राफ है। वेग समय ग्राफ यही है। इसका ढाल, ढाल निकालना है तो चलो ढाल निकालते हैं। ढाल क्या बताएगा? ढाल क्या बताएगा भाई? जैसे इस पे एक बिंदु ये मान लीजिए, एक बिंदु यहां मान लीजिए, ठीक। इस बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक x1 y1। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x2 y2। अब बताओ ढाल कैसे निकालते हैं बेटा? ढाल का सूत्र क्या होता है? ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब बेटा y2 माने क्या है? बेटा y माने क्या है? y अक्ष पर कौन है? वेग। y अक्ष पर कौन है? वेग। y अक्ष पर कौन है? वेग। तो y2 माने वेग 2 v2, y1 माने वेग 1। यहां पर जो वेग होगा, यहां पर वेग देखो, ये वेग है बेटा, चढ़ा इतनी ऊंचाई वेग है। यहां पर वेग देखो, यहां से यहां तक का वेग बहुत कम है। ये बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ का वेग कितना है बेटा? बहुत कम। और यहाँ का y2, y माने हाइट, y2 माने ये बेटा, y माने ये, और y माने वेग। वेग यहाँ ज्यादा है, यहाँ वेग कम है, तो यहाँ का वेग v2 मान लो। y2 माने v2, y माने वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है, दोनों y वेग है। ये y2 है तो v2, और ये y1 है तो v1। तो यहाँ y2 मतलब वेग v2 माइनस y1 माने v1। अब बेटा जहां यक्ष अक्ष पे कौन है? समय। समय, तो जो x1 है वो पहला समय है भाई। ये क्या है? यहाँ का बिंदु का x1, x1 माने x2 माने यहाँ का क्या बता रहा है? यहाँ का ये माने बाद का समय है, और ये शुरू का समय है। तो t2 ये बाद का समय माइनस प्रारंभ का समय। अब ये साफ साफ दिख रहा है, v2 माइनस v1 माने वेग परिवर्तन, वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन, और बटे t2 माइनस t1 माने समय में अंतराल, समयांतराल, समय में गैप। अब बताओ बेटा, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, जिसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो बताओ वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? त्वरण बताता है। तो इसका भी उत्तर त्वरण सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? वेग सदिश राशि है, बाकी समय, दूरी और द्रव्यमान ये सब अदिश राशि है। कभी भी परीक्षा में सदिश राशि की परिभाषा आ जाए तो लिख दीजिएगा ऐसी राशियां जिनमें दिशा भी बताया जाए, यानी चिन्ह प्लस और माइनस, और उनका परिमाण भी, वैल्यू भी बताई जाए, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को क्या कहते हैं बेटा? सदिश राशि। और अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल क्या होता है? वैल्यू होता है, यानी परिमाण होता है। तो ठीक है, समय में केवल परिमाण। अभी आपको समय बताना है कितना हुआ, तो आप बताओगे 8:00 पूर्व दिशा में। दिशा भी बताते हो क्या? नहीं, इनके लिए कोई दिशा का मतलब नहीं। दूरी में भी वास्तविक पथ की लंबाई होती है, कैसे कैसे चले हो, उसमें दिशा से कोई मतलब ही नहीं है। द्रव्यमान में कोई वस्तु कई किलो का है, ये तो नहीं बताते हो पूर्व दिशा में 5 किलो का है, उत्तर दिशा में 2 किलो का है। ये तो मजा बेकार हो जाएगा ना, दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो इसी वेग में दिशा का मतलब होता है, वेग में दिशा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बेटा ये तो सदिश है, विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में, विस्थापन मतलब होता है स्थिति में चेंज। अब स्थिति में चेंज बतानी है तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के लिए ही तो देखोगे, तो एक डायरेक्शन मिलने लगेगी, इसलिए ये सदिश राशि है। त्वरण में वेग आता है, त्वरण के सूत्र में वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश। बल में त्वरण आता है, बल मा, तो बल भी सदिश राशि। दूरी अदिश है, समझ गए ना? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन एक लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। आगे चलते हैं बेटा, फटाफट बताइए। चाल का क्या मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक सेम वही, मीटर बटा सेकंड को कहते हैं सेकंड, मीटर बटा सेकंड। बेटा कई बार ध्यान से देखिएगा,
वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड में ध्यान से देखिए, मीटर को मीटर और सेकंड की एक घात ऊपर जाएगी तो सेकंड की क्या घात, -1 घात। तो बताइए वेग हो या चाल हो, दोनों में ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, या दूसरा रूप बताइए मीटर गुणे सेकंड की घात -1। तो दोनों में सेम उत्तर सही है, यही इसमें भी। त्वरण का मात्रक अभी पहले आप देख चुके हैं, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड की -2 घात। आ जाइए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण की परिभाषा है। आ जाइए, 35 किलोमीटर आवर इनवर्स की चाल से चल रही है, 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। आइए, बहुत आसान है, देखिए इस सवाल को, चलिए ध्यान से देखते जाइएगा फटाफट। सवाल नंबर क्या है, 10। आपको क्या दिया है, चाल दिया है, आराम आराम से चलिए। चाल कितना दिया है, 35 km मतलब किलोमीटर, h मतलब घंटा, और घंटा की घात कितनी है, -1। चलो बेटा, 35 को 35, किलोमीटर को किलोमीटर, घंटा की -1 घात नीचे लाओ तो घंटा की क्या हो जाएगी, +1 घात। भाई इसको फिर ऊपर ले जाओगे तो नीचे से ऊपर घात ले जाने पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो +1 से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो चाल आ गया। अच्छा ये बताओ, चाल को पहले किलोमीटर प्रति घंटा से, अच्छा उत्तर किस में बताना है, दूरी को किलोमीटर में बताना है, दूरी किस में बताना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को किलोमीटर रहने दो भैया, ठीक है कोई बात नहीं, किलोमीटर में ही बताना है ना। एक काम करो, चाहे तो इसे सबको एसआई पद्धति में बदल लिया करो, सबको एसआई पद्धति में हमेशा यही काम किया करो। तो एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलिए इसे, 35 को 35, पढ़ाया गया है किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर प्रति सेकंड में लिखना हो तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा। अगर तुमने 35 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 35 में किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा वाली वैल्यू में, किलोमीटर प्रति घंटा वाले वैल्यू में अगर किससे गुणा कर दें, वैल्यू में 5/18 से गुणा कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा वाले के सामने जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू में किससे गुणा कर दे, 35 में किससे गुणा कर दे, 5/18 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल आ गया बेटा, सॉल्व कर लो इसे। चाल तो आ गया, रहने दो, ऐसे ऐसे ही रहने दो। समय कितना दिया है कार का, समय टाइम, टाइम दिया हुआ है समय, कै मिनट तक कार चली है, 12 मिनट, कै मिनट, 12 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलो, एसआई पद्धति में चलना है ना, एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, तो 12 गुणे 1 मिनट में कै सेकंड, 60 सेकंड। सॉल्व करो इसे, 12 छक 72 यानी 720 सेकंड। अब आपको क्या पूछा है, दूरी, दूरी निकालना है, दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए, चाल दूरी समय में क्या सूत्र लगता है, पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है बच्चों, समय होता है। आप चाल बताइए, चाल कितना है, आराम से, चाल की जगह कितना है, 35 5 18 मीटर प्रति सेकंड, 35 गुणे 5/18 और मीटर बटा क्या, सेकंड, बराबर के नीचे बराबर। ये तो चाल हो गया भैया, चाल इतना बड़ा। दूरी बता बेटा, दूरी बता, दूरी 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 पूछा है तो दूरी तो निकालना है, जो का त्यों लिख दो। समय बता बेटा, समय, समय 720 सेकंड, 720 सेकंड। अब बता बेटा, सेकंड सेकंड क्या हो गया, कट गया, सेकंड यहां भाग है, यहां गुणा होगा और सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉल्व करो, 18 1 कम 18, 18 चौक 72 और 1 0। समझ में आ गया यहां तक,
कोई दिक्कत किसी को? अब 40 यहां भाग है, यहां जाके क्या हो जाएगा? गुणा। 40 यहां भाग है, यहां जाके क्या हो जाएगा? गुणा। तो 40 दूरी कितना आ जाएगी बेटा? दूरी आ जाएगी 40 गुणे 35 गुणे 5, 40 गुणे 35 गुणे 5, वो भी क्या? मीटर। चलो बेटा आगे आ जाओ, सॉल्व करो इसे। 4 पचे 20, 4 पचे 20 यानी 40 पचे 200 और गुणे 35 और ये क्या? मीटर। आगे सॉल्व करो। 35 दूना 70 और 2 जीरो मीटर। अब बेटा आपका उत्तर तो किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 7000 ये क्या है? मीटर है। अगर इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किलोमीटर। सॉल्व करो तो कितना आ गया? 7 किलोमीटर। तो ये इसका उत्तर है, ये वाला। इस तरह से ये भी सवाल खत्म हो गया। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में, एक मोटर कार का वेग, ध्यान से देखिएगा, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में, यहीं पे लगा देते हैं। तो सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 रह जाती है। तो एक रफ चित्र बना लिया कीजिए। एक मोटर कार शुरू में कितने रफ्तार से चल रही थी? बोलो बेटा। 40। इधर की ओर दिखा दो। 40। शुरुआती वेग को क्या कहते हैं? यू। यू बराबर कितना दिया हुआ है बेटा? 40। डायग्राम में यू यू मत दिखाओ, खाली बताओ कितने से चल रहा है? 40 से। 40 से चल रहा है और वो ब्रेक लगाया गया होगा और उसका वेग घटते घटते कितना हो गया? यहां पहुंचते पहुंचते मात्र 20 हो गया। कितना हो गया? 40 से घटकर 20। अच्छा आप बताओ बल किधर लगाया गया होगा? अगर ऐसे जा रही है गाड़ी और 40 से वेग 20 हो गया तो बल इधर लगाया गया होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बल इधर है तो त्वरण भी इधर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बताओ कै सेकंड में ये यहां 40 से 20 हुआ है? समय बताओ, यहां से यहां जाने में कितना लगा है समय? 5 सेकंड। क्या पूछा है? मोटर कार का मंदन, मंदन माने त्वरण पूछा है। त्वरण का सूत्र क्या होता है बेटा? त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या? समय अंतराल, समयांतराल। चलो बेटा, वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग v जिसे कहते हैं माइनस प्रारंभिक वेग जिसे u कहते हैं बटे समय अंतराल माने टोटल समय। टोटल समय t है, डेल्टा t या t लिखो, एक ही बात है, समय का गैप है, समय में चेंज। अंतिम वेग बेटा कितना है? 20। लेकिन चिन्ह सहित रखना बेटा, ये सदिश राशियां हैं वेग, तो चिन्ह सहित रखा करो सवाल में। तो v है +20 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है बेटा? +40, इधर की ओर है +40 और बटे नीचे आ जाओ, समय अंतराल कितना है? 5। सॉल्व करो बेटा। 20 माइनस 40 कितना होगा? -20 बटे 5 और 5 से इसमें भाग करो -4, -4 और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये त्वरण ए माइनस में क्यों आया? देखो ना त्वरण इधर है तो माइनस में आना ही चाहिए। तो बताओ मंदन पूछा है तो -4 लिखना चाहिए था, इसने केवल 4 लिखा। कोई बात नहीं, यही सही है और कोई ऑप्शन मैच हो ही नहीं रहा है। इसी तरह यहां पर आप इस सवाल को भी लगाइए, खुद से ट्राई कीजिए। और उसका वेग 5 मीटर से इतना हो गया तो वेग में चेंज 4/4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण होगा। अब पूछा है वक्रीय गति में। वक्रीय गति माने वृत्तीय गति में। कौन सी गति में बेटा? वृत्तीय गति में। गति की दिशा बदलती रहती है। हाँ भाई, गति की दिशा यहाँ पे इधर है, यहाँ पहुंचा तो कल वीडियो दिखाए थे इधर है, यहाँ पे पहुंचा जब बॉल तो यहाँ है, ये रस्सी से बंधी है बार बार, जब यहाँ पहुंचेगी तो इधर है वेग गति की दिशा, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, तो गति की दिशा बदलती रहती है। यही सही है। वेग क्या नियत रहता है? नहीं, वेग तो बदल रहा है। वेग माने चाल प्लस दिशा, दिशा बदल रहा है तो वेग बदलेगा, तो ये तो गलत है।
ये कह रहा है वेग नियत रहता है, वेग तो बदलता रहता है। कह रहा है गति की दिशा निर्धारित रहती है, नहीं निर्धारित रहती, चेंज होती रहती है। निर्धारित माने आप फिक्स है, नहीं 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 फिक्स नहीं है, गलत। त्वरण शून्य रहता है, त्वरण शून्य होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेग बदल रहा है। वेग माने चाल प्लस दिशा, दिशा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है तो त्वरण कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं होगा। तो ये कह रहा है त्वरण जीरो होगा, गलत। तो यही पहला सही है। आइए बेटा आगे चलते हैं। किसी कार की चाल 10 सेकंड में इतना से इतना हो जाती है तो त्वरण, फिर वही रिपीटेड सवाल है। पहले इसको प्रारंभिक वेग कितना है बोलो बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कार चलते चलते कितना हो गई, कितने पे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा है कितने समय में, 10 सेकंड में। यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, 10 सेकंड, टाइम दिया 10 सेकंड। अब पूछा क्या है, त्वरण। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो वेग दिया है और ये जो चाल दिया है, इनको मीटर पर सेकंड में बदलो। कैसे बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को वाली वैल्यू में अगर किससे गुणा कर दें, 5/18 से, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करो, 20 बचे 100/18, 100/18 क्या, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल। ये बताओ इसको भी ऐसे 50 में अगर किससे गुणा कर दें, 5/18 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा से क्या बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी 250/18 क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा ये बताइए, त्वरण निकालना है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल या समय। कितना समय में ये हुआ है वेग चेंज, वो समय नीचे रहेगा। कितने समय में हुआ, 10 सेकंड, तो नीचे तो 10 हो गया। इनके चिन्ह सहित वैल्यू रखते हैं बेटा, ज्ञात है ना। अंतिम वेग क्या है, प्लस 250 बटे, इधर है ना, इधर है ना, तो प्लस 250 बटे क्या, 18, माइनस प्रारंभिक वेग क्या है, ये भी इधर है। तो बताओ प्लस कितना लिखेंगे, प्लस 100/18। सॉल्व करो इसे, 250 एलसीएम लघुत्तम सेम है 18, 250 में से 100 निकल गया 150, और नीचे बेटा 10 है ना, पूरे का बटे क्या है 10, ये 10 यहां से यहां चला जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये 150/18 गुणे 10, 1 0 1 0 कट गया, 3 5 15, 3 6 18, 6 से 5 में डिवाइड कर दीजिए। और ये सब एसआई में लगा रहे हो तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दशमलव लगाइए, 50 को 6 8 48 और 2 आया, 6 3 18 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर मैच हुआ, ये डी वाला। कह रहा है एक पिंड का त्वरण शून्य कब होगा, त्वरण कब शून्य होगा, सीधी सी बात है। त्वरण कब जीरो आएगा, बताओ ये जीरो कब आएगा, बहुत सिंपल सा आंसर, ये जीरो कब आएगा, जब ये दोनों बराबर हो। बराबर में से बराबर घटाओगे तो ये जीरो, और 0 बटे कुछ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो त्वरण जीरो कब आएगा, जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर हो। तो बताओ कौन सा सवाल है, 15वां, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। त्वरण जीरो कब होगा, त्वरण जीरो कब होगा, आराम से बताओ, ये जीरो कब आएगा, जब ये दोनों सेम सेम हो जाए। सेम में से सेम घटाओगे तो जीरो, जीरो में भाग करोगे किसी से जीरो, त्वरण जीरो। त्वरण जीरो कब आएगा, जब वेग अंतिम वाला बराबर हो प्रारंभिक वाले के, दोनों बराबर हो, तब त्वरण क्या आएगा, जीरो। अब बेटा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग कब बराबर होगा, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग कब बराबर होगा, जब कोई बॉडी ऐसे चले, रुको बेटा रुको। अच्छा अंतिम वेग माने अंतिम, अंतिम को अंतिम, वेग माने क्या होता है बेटा, चाल प्लस दिशा। प्रारंभिक वेग माने, प्रारंभिक वेग माने क्या होता है बेटा, चाल प्लस दिशा। बताओ बेटा ये दोनों कब बराबर होगा, एक ही शर्त पे दोनों बराबर होगा, जब चाल भी बराबर हो दोनों तरफ और दिशा भी बराबर हो दोनों तरफ, तब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर होगा। ऐसा कब होगा, चाल भी बराबर रहे, दिशा भी नियत रहे। तो बॉडी को कैसे चलना चाहिए, एक सरल रेखा में चले, तभी तो दिशा क्या रहेगी, दिशा तो वही रहेगी, दिशा नहीं बदलेगी। और चाल भी नियत रहे, 10 से चल रही है, 10 कांटा 10 ही बताए उस गाड़ी का, 10 10 10 10 10 10, दिशा एक सरल रेखा में चले और चाल भी ना बदले, एक सरल रेखा में चले चाल ना बदले।
एक सरल रेखा में चले और चाल ना बदले। बहुत सही, एक उत्तर तो यही है इसका। बताओ त्वरण कब जीरो होगा? जब एक सरल रेखा में चले, कैसे चले? एक समान चाल से। किससे चले? एक समान चाल से। एक सरल रेखा में चले पहली बात, और एक सरल रेखा में एक ही दिशा में। गलती लिख रहे थे बेटा, इसको सही कीजिए। पता लगा एक सरल रेखा में तो उसी लाइन में जा रहा है, मुड़ भी गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सरल रेखा में चले, एक ही दिशा में चले। सीधे बोलो, एक दिशा में चले, बात खत्म। एक दिशा में समान चाल से चले, समान चाल से चले। भाई चाल सेम रहे और दिशा भी सेम रहे, दिशा वही रहे, तब त्वरण जीरो होगा। एक कंडीशन और है बेटा त्वरण जीरो होने की, बहुत जरूरी। ये पहला कंडीशन होता है त्वरण जीरो होने की, याद कर लीजिएगा बेटा। एक तो पहली शर्त ये है, अगर ऐसा हो तब भी त्वरण क्या होगा? जीरो। एक दूसरी शर्त है जो मैं बताना भूल गया बेटा, वो ये है। पहले बताओ त्वरण कैसे जीरो होगा, आराम से बताओ। त्वरण जीरो होने के लिए जरूरी है ये दोनों बराबर हो जाए, तब त्वरण जीरो हो जाएगा। भाई ये दोनों बराबर हो गया तो सेम में से सेम घटाओगे तो जीरो। अगर मान लो ये v है और ये भी v हो जाए सेम से, तो v में से v घटा जीरो, जीरो बटे t क्या हो जाएगा? जीरो। बताओ त्वरण जीरो कब आएगा? जब ये दोनों सेम हो। यानी कौन कौन? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग सेम हो। ये कब सेम होंगे? अंतिम वेग माने चाल प्लस दिशा, प्रारंभिक वेग माने चाल प्लस दिशा। ये दोनों कब सेम होंगे? जब चाल अंत वाला और प्रारंभ वाला सेम हो, अंतिम वाला दिशा प्रारंभ वाला दिशा भी सेम हो। यानी एक ही दिशा में हर पल चले और चाल ना बदले, चाल समान चाल से चले, तब त्वरण क्या होगा? जीरो। एक ही दिशा में चले और समान चाल से चलता जाए तो त्वरण जीरो। एक केस और है जब त्वरण जीरो होगा बेटा, जब ये भी जीरो और ये भी जीरो हो, यानी शुरू में भी पिंड का प्रारंभिक वेग जीरो हो, माने पिंड रुका हुआ है, कण अंत में भी रुका हुआ है। जैसे ये बॉडी, ये शुरू में भी रुकी है, कुछ देर बाद देखा फिर रुकी हुई है, तो जी दोनों ही जीरो जीरो, और जीरो में से जीरो घटाओगे तो भी तो त्वरण जीरो आ जाएगा। यानी पिंड स्थिर हो, पिंड क्या हो? स्थिर। इससे क्या होगा? पिंड अगर स्थिर है तो अंतिम वेग जीरो होगा, प्रारंभिक वेग भी जीरो होगा, जीरो माइनस जीरो त्वरण जीरो आ जाएगा। तो याद रखना बेटा, दोनों आंसर सही है। तो बताइए कब किसी बॉडी का त्वरण जीरो होता है? जब या तो वो स्थिर हो और या अगर चल रहा है तो एक दिशा में समान चाल से चले। तो इसमें कौन सा उत्तर मैच हो रहा है? स्थिर हो। वो बॉडी कैसी हो? स्थिर हो। ये गलत है। क्यों गलत है पहला वाला? इसमें खाली चाल समान बोला है, खाली चाल समान हो कि दिशा भी समान होनी चाहिए? दोनों समान होनी चाहिए, तो ये वाला सही लगेगा। चलो आ जाओ इधर। एक गतिमान कण का मंदन इतना है, तो इस कण का त्वरण क्या होगा? भैया त्वरण पूछा है, त्वरण मतलब ए पूछा है। भाई मंदन माने, मंदन जो है गति के विपरीत लगता है। तो एक बॉडी मान लीजिए इधर जा रही है, ध्यान से देखिए, एक बॉडी कुछ ना दिया हो तो इधर दिखाया करो, बॉडी इधर जा रही है। अब उसका मंदन है 5, तो बल किधर लग रहा होगा भैया? मंदन माने कमियां, मंदन माने मंद हो रहा है वो चीज, ठीक है। मंदन का मतलब है कि उसका वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो बल इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, तो बताइए त्वरण किधर होगा? इधर तो होगा, और त्वरण इधर होगा तो त्वरण की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू बताओ बेटा। 5 है तो चिन्ह लगा के बताओ -5, तो यहां पर ये हो जाएगा त्वरण की वैल्यू -5, त्वरण का होगा -5, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान से आगे चलते हैं बेटा, आइए ध्यान से देखिएगा इधर। अगला, किसी एक दिशा में चाल v से गतिमान पिंड t समय के बाद उसी चाल से पहले से ठीक विपरीत दिशा में गति करता है, तो पिंड का त्वरण बताना है। आइए बड़ा आसान सवाल है, इसको कहाँ लगाया जाए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने में लग जाएगा। आओ
सवाल नंबर कितना है? 17। ध्यान देखिए, एक दिशा में चाल v से गतिमान, तो एक दिशा में एक पिंड है, कितने चाल से चल रहा है? v चाल से। v चाल से ये चल रहा है। t समय के बाद, कितने समय के बाद, कितने वेग से चल रहा है बच्चों? v वेग से चल रहा है। कितने समय बाद? t समय बाद। t समय बाद पता चला उसी चाल से पहले से ठीक विपरीत दिशा में गति करता है। मतलब 30 समय बाद यहां पे पता चला कि अचानक वो पलट गया और इधर की ओर चलने लगा। तो बताओ पिंड का त्वरण क्या होगा? चलो पिंड का त्वरण निकालते हैं भैया। पहले ध्यान से पढ़िए एक बार, एक दिशा में किस चाल से चल रहा है? वी चाल से। वी चाल से चल रहा था, वी चाल से वी 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 वी, एक दिशा में चाल वी से चल रहा था, वी 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 वी, टी समय तक चलता रहा, वी 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 वी, अचानक से यहां पलट गया। टी समय बाद पहले से ठीक विपरीत दिशा में गति करता है उसी चाल से। अब बताओ पिंड का त्वरण। त्वरण माने क्या होता है भैया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय अंतराल। चलो बेटा अंतिम वेग बताओ यहां पर कितना है? माइनस वी। इधर वाला माइनस वी होगा, जो दिया है डाटा तो उसको चिन्ह के साथ रखना है। अंतिम वेग इधर है ना, इधर की ओर, और दिया है तो इसमें क्या लगा के रखेंगे अंतिम वेग के लिए? अंतिम वेग के लिए माइनस वी। माइनस प्रारंभिक वेग बताओ भैया, ये भी ज्ञात है, और इधर है तो प्रारंभिक वेग के लिए चिन्ह सही बताओ, इधर प्लस वी। प्लस वी। और नीचे आ जाओ, समय कितना लग रहा है ये सब होने में? ये वेग जो पाया और चल रहा था वी से ये होने में समय टी का लगा है, टी समय में हुआ है। तो बताओ क्या आ जाएगा? माइनस वी माइनस वी, माइनस एक वी माइनस एक वी, माइनस गुड़े प्लस माइनस, माइनस वी माइनस दो वी बटे क्या हो जाएगा? टी। तो कौन सा उत्तर सही है इसका? ये वाला डॉग वाला उत्तर सही है। एक मिनट दोस्तों, एक कॉल आ रही है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पिंड द्वारा चली गई दूरी बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और ये वाला 15 हो गया, 14, 15, 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी है, जबकि ग्राफ क्या दिया है? दूरी और समय का ग्राफ दिया है। तो होश में जवाब दीजिएगा एकदम बिल्कुल। अगर चाल समय ग्राफ दिया होता तो क्षेत्रफल निकालने से दूरी पता चलेगी। चाल समय अगर ग्राफ होता, चाल और समय के बीच, तब दूरी कैसे आएगी? क्षेत्रफल से। लेकिन ये दूरी समय ग्राफ दिया है, तो दूरी, कुल दूरी कैसे बताएंगे? कुल दूरी मतलब होता है वास्तविक पथ की लंबाई। तो चलिए ये बताइए कैसे कैसे चला है, ध्यान से देखिए। समय अक्ष पर t बराबर जब 0 है, जब t बराबर क्या है? 0, ये समय अक्ष है। समय की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां समय की वैल्यू कितनी है? 8 है। यहां समय की वैल्यू कितनी है? 15 है। यहां समय की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो 17 सेकंड तक वो चला है, उसमें चली गई दूरी बतानी है। तो दूरी माने क्या होता है? कुल वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ की कुल लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। पहले ये बताओ, जब 0 समय था तो दूरी मतलब ये, दूरी माने ये अक्ष, और समय माने ये अक्ष। जब समय 0 था तो दूरी देखो क्या है? 0। ग्राफ यहीं से चल रहा है। 8 सेकंड बाद पता चला कि दूरी कितना चढ़ गया ऊपर। 8 सेकंड पर कितना ऊपर? 5 मीटर। तो 8 सेकंड में कै मीटर चढ़ गया? 5 मीटर। 8 सेकंड में कै मीटर ऊपर चढ़ गया? देखो जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 8 सेकंड पे बढ़ के कै मीटर हो गया? 5 मीटर। ये कै सेकंड में? 8 सेकंड में। 8 सेकंड में 5 मीटर, प्लस और क्या चले हो? कुल लंबाई जोड़ दो। 8 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक
तुम कितनी दूरी पर ही रहे, कितनी दूरी पर ही रहे, 8 सेकंड से 15 तक। जैसे मैं चल के दिखा रहा हूं, t बराबर 0 पर मैं यहां हूं, तो मैंने दूरी कितना तय किया, यहीं से दूरी नापना है, दूरी 0 है, दूरी 0, t बराबर 0 पर दूरी की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, तो दूरी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ ऊंचाई नहीं है, ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, ग्राफ दूरी 0 है, तो दूरी 0, t बराबर 0 पर दूरी 0 है, मतलब मूल बिंदु पर ही हो, यहीं पर हो, यहीं जहां मैं देखे हो वहीं शुरू से t बराबर 0 पर यहीं देखे हो, तो बताओ मेरे को क्या बोलोगे, कुछ चले ही नहीं, मान लो यहीं पर देखे आप। अब t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर कुछ दूरी आगे गए, 2 सेकेंड पर कुछ और आगे गए, 8 सेकेंड पर कई मीटर खसक गए, वहां से 5 मीटर, 8 सेकेंड में 5 मीटर दूरी कवर कर चुके हो। अच्छा 9वें सेकेंड पर, t बराबर 8 के बाद 9वें सेकेंड पर भी कई मीटर पर खड़े हो, दूरी कितना है, 5 ही मीटर। 9वें सेकेंड पर भी दूरी कितना है, t बराबर 9 पर भी दूरी कितना है, t बराबर 9 पर भी दूरी कितना है, 5 ही मीटर पर वहीं खड़े हो। 10 पर भी 5 ही मीटर पर खड़े हो, 11 पर भी 5 ही मीटर, 12 पर भी 5, 15 सेकेंड तक 5 ही मीटर पर खड़े हो, दूरी 5 ही मीटर पर हो। यानी आप 8 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच दूरी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं कर पाए हो। जो बढ़ोतरी की हो t बराबर 0 से 8 सेकेंड तक की हो, और कितने मीटर, 5 मीटर, 8 सेकेंड में 5 मीटर चले हो, 8 के बाद 15 सेकेंड तक यहीं रुके हुए हो, ठीक है। 15 के बाद अब दूरी कम हो रही है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, दूरी कम हो रही है। दूरी कम होने का मतलब दूरी प्लस में है, लेकिन दूरी कम हो रही है। दूरी कहां से नाप रहे हैं, दूरी वहां से नाप रहे हैं, और दूरी कम हो रही है बेटा, दूरी कम हो रही है, अच्छे से बताइए, दूरी कम हो रही है। 15 के बाद दूरी कम हो रही है, तो 15 के बाद 16वें सेकेंड पे दूरी क्या हो गई, 16वें सेकेंड पर घट के क्या हो गई, 5 से कम, लो पास में आ गए, दूरी कम हो गई। और 17वें सेकेंड पे फिर से दूरी क्या हो गई, 0। तो टोटल दूरी आपने कितना चला है, आपको बताना है। वास्तविक पथ की लंबाई कितना हो गया, आप गए कितना, 5, लौटे कितना, 10। तो बेटा अगर आपसे दूरी पूछा जाएगा तो इस सवाल में दूरी का आंसर क्या बताएंगे आप। ऐसा नहीं है कि t बराबर 0 से 17 के बीच में कुल दूरी आपने 0 चला है, ऐसा नहीं है। फिर वहीं आ गए तो कई लड़के कहेंगे दूरी 0, बेटा ये दूरी का मतलब है कितना आपने, बेसिकली ये स्थिति है, दूरी का ग्राफ ऐसे हो ही नहीं सकता। दूरी घटता नहीं कभी भी, सदैव क्या होता है, बढ़ता है। दूरी कभी भी घटता नहीं, क्योंकि आप जब भी चलोगे, आगे चलो या पीछे चलो, सब जुड़ता जाएगा। तो ये बेटा यहाँ ये दूरी कम हो रही है, 15 सेकेंड के बाद ये बोलना गलत है। 15 सेकेंड के बाद दूरी कम नहीं हो रही है। ये ग्राफ दूरी और समय का पहली बात सही है ही नहीं। बेसिकली ये विस्थापन का ग्राफ होना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए ये विस्थापन का ग्राफ है। हाँ विस्थापन का ग्राफ वैसे हो सकता है, t बराबर 0 पर विस्थापन 0, t बराबर 8 सेकेंड पर विस्थापन कै मीटर, +5, t बराबर 8 पे +5, t बराबर 8 से 15 तक विस्थापन 5 5 5 5 5 5, वहीं पे रुके हुए हो। 15 सेकेंड के बाद 17 सेकेंड के बीच में विस्थापन कम हो रहा है। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से ही देखा जाता है, विस्थापन कम हो रहा है। देखो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच हम इधर चल रहे हैं, 15 सेकेंड के बाद हम विस्थापन कम कर रहे हैं, घट रहा है, 5 से कम होके घट के 3 हो गया, 3 से 17 पे घट के विस्थापन क्या हो गया, 0। मतलब विस्थापन 0 हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल विस्थापन 0 हो सकता है। जहां प्रारंभिक स्थिति है अंत में वहीं पर आ गया। अब बताओ कुल दूरी अगर बताना है तो दूरी कैसे बताओगे, जितना गए 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर लौटे भी हो, टोटल 10 मीटर दूरी अगर बताना है। ये ग्राफ विस्थापन समय का है, दूरी 10 मीटर। इस तरह से ये सवाल आपका खत्म हो गया। जल्दी से ये 2 सवाल और कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। समय दूरी के अनुसार पिंड का वेग बताना है। यहाँ दूरी और समय दिया है, आपको वेग बताना है। एक लाइन का सवाल है बेटा, वेग होता है दूरी समय ग्राफ का ढाल। दूरी समय ग्राफ का क्या, ढाल। दूरी समय ग्राफ का ढाल। और ढाल का क्या सूत्र होता है बेटा, ढाल का सूत्र होता है, 2 बिंदु ले लीजिए आप, एक रेखा है
तो इसका ढाल तो हर जगह सेम होगा, तो ढाल निकाल लीजिए। ढाल का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब कैसे निकालेंगे ये बताइए, इस बिंदु का जल्दी से बताइए, आराम से, जल्दी नहीं मतलब आराम से। चलो बेटा, यहां का कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताइए क्या है, x2 y2, यहां का निर्देशांक x1 y1, y पे दूरी है तो बताओ y2 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 10, y2 है 10, x2 यहां पर कितना है, x की वैल्यू 2, 2 का 10, यहां पर बताइए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5, दूरी है 5, और x1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1, समझ गया ना। तो अब बताइए y2 की वैल्यू कितनी है, 10, y2 की वैल्यू बेटा कितनी है 10, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू 1, 10 में से 5 गया, 5 2 में से 5 मीटर पर सेकेंड, वेग आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला। पिंड का त्वरण बताना है, वेग समय ग्राफ दिया है, त्वरण का क्या सूत्र होता है बच्चों, त्वरण का सूत्र होता है वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, यहां भी ढाल ही निकालना है। ढाल का सूत्र क्या होगा, दो बिंदु ले लीजिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 निकाल लीजिए। चलो दो बिंदु आसान वाले कौन लिया जाए, ये ले लो और ये ले लो, इनका निर्देशांक बताइए, इस जगह का निर्देशांक होश में अच्छे से। निर्देशांक में पहले यक्स वाला बताया जाता है, एक्स माने टाइम है, एक्स अक्ष पे कौन है, टाइम। तो बताओ यहां पे इस बिंदु के लिए पहुंचने के लिए एक्स पे कितना चलना पड़ेगा, कुछ नहीं, केवल वाई पे चढ़ना पड़ेगा। तो यक्स हो गया 0 और वाई हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, x माने समय, समय बोलो इसको, तो t1, और y माने वेग है तो v1, समझ गए बेटा। ये क्या है, एक बार फिर से आराम से, ये क्या हो गया x1 y1, x1 माने t1, x माने समय, y माने क्या है, वेग, y का मतलब क्या है बेटा, वेग, यानी v1, तो t1 v1 आ गया। यहां से बताइए, यहां पर x2 y2 क्या होगा, बहुत आसान है, x2, x की वैल्यू कितनी है यहां तक पहुंचने के लिए 4, और y की वैल्यू कितनी चढ़नी पड़ेगी, ये कितना है 20, 4 और 20, 4 और 20, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलो वैल्यू रखो जरा बेटा ध्यान से, y2 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, अपान x2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, 20 में से 5 गया 15, और अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इस तरह से हम लोग आगे नया चैप्टर की ओर मूव करेंगे बेटा। नया चैप्टर, ये सारे सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं तो कुछ नहीं बचा है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नोट्स हम आपको भेज देते हैं, आप लिख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे लेक्चर क्लोज करते हैं।